Hello, my dear students. Myself Raman Gupta, and I welcome you on our YouTube channel, O Raman Physics Classes. Today we are going to do 8th lecture from magnetic effect of electric current. And today basically this is the last lecture from this chapter. और इसके अंदर हम कई छोटे टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डीसी जनरेटर. डीसी जनरेटर क्या होता है? तो बेसिकली हमने एसी जनरेटर पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. अगर आपने एसी जनरेटर नहीं देखा है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, तो आप उस पर क्लिक करिए और एसी जनरेटर पहले देखिए, उसके बाद आप डीसी जनरेटर को समझिए, क्योंकि फिर वो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा. अब अगर हम बात करते हैं डीसी जनरेटर की, तो डीसी जनरेटर होता क्या है? इफ वी रिप्लेस स्लिप रिंग्स ऑफ एन एसी जनरेटर बाय अ कम्यूटेटर देन इट बिकम डीसी जनरेटर. मतलब क्या है? सिंपल सी बात है. जो हमने एसी जनरेटर था, तो एसी जनरेटर में हमारे यहाँ पे क्या लगी हुई थी? ए से, मतलब यहाँ दो स्लिप रिंग्स लगी हुई थी. एक ए से कनेक्ट थी R1 और बी से कनेक्ट थी R2. ठीक है. तो वो जो हमारी स्लिप रिंग्स कनेक्ट थी वो पूरी रिंग थी, और ये जो है यहाँ पे हमने हाफ रिंग्स यूज कर रखी हैं जो कि कम्यूटेटर होती हैं बेसिकली. तो कम्यूटेटर का यूज हमने इलेक्ट्रिक मोटर में किया था. ठीक है. तो वही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं. ठीक है. तो ए को हमने R1 से कनेक्ट किया है, डी को R2 से कनेक्ट किया है. अब इसके अंदर बेसिकली हमने क्या चेंज किया है? छोटा सा चेंज है. हमने स्लिप रिंग को हटा के कम्यूटेटर का यूज कर लिया. वैसे ये जो एसी जनरेटर है डीसी जनरेटर बन जाता है. ठीक है. अब इसके अंदर क्या हो रहा है? जैसे ही हम मान लेते हैं, जैसे ए और बी ये नीचे जाएगी, ठीक है, और सी और डी ऊपर आएगी. जब ए और बी नीचे जाएगी, सी और डी नीचे आएगी, सी और डी ऊपर आएगी, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमारा B1 जो है वो R1 से कनेक्ट टच हो रहा है और B2 जो है वो R2 से कनेक्ट हो रहा है. इस सिचुएशन में करंट जो फ्लो करेगा B1 से B2 फ्लो करेगा. ठीक है. अब मान लेते हैं ये मूव हो गई. मूव होने के बाद इधर सी डी हो गया, इधर ए बी हो गया. इस कंडीशन में फिर से जो सी डी और ए बी हो गया, तो वहां पे अगर हम देखें तो जो सी डी साइड है वो फिर से B1 से ही कनेक्ट है हमारी. ये तो हमारी चेंज हो ही नहीं रही. तो ये B1 से कनेक्ट है. फिर से अब सी डी नीचे जाएगा, ए बी ऊपर आएगा. तो उस सिचुएशन में जो नीचे जाने वाली साइड है वो हमारी B1 से कनेक्ट रहती है, और जो ऊपर आने वाली साइड है वो B2 से कनेक्ट करती है. दिस इज हाउ जो डायरेक्शन करंट का रहता है वो हमारा हमेशा B1 टू B2 रहता है. और हमें पता है डीसी जो डायरेक्ट करंट होता है वो बेसिकली एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. तो दिस इज हाउ जो हमारा जनरेटर है वो डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस करता है. ठीक है. आई होप कि आप ये समझ गए होंगे. अब मैं आगे बढ़ता हूं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यूजिंग टू कॉइल्स. हमने ईएमआई पढ़ा था. बेसिकली. तो ईएमआई उसमें क्या था? हमने मैग्नेट और कॉइल को लेके समझ रहे थे. लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ पे टू कॉइल्स ले लिए हैं. उसके थ्रू हम एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा देखेंगे. अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जो हमारा ये कह रहा है, इफ करंट इज चेंज्ड इन वन कॉइल, मतलब एक कॉइल के अंदर करंट चेंज कर रहा है, देन करंट इज इंड्यूस्ड इन द सेकंड कॉइल केप्ट नियर इट. जैसे हमने दो कॉइल ले ली, एक कॉइल ए ले ली और एक कॉइल बी ले ली. ठीक है. कॉइल ए के अंदर हमने बैटरी कनेक्ट करी और कॉइल बी के अंदर हमने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है. समझना ध्यान से. तो कॉइल ए में जैसे ही हम इसको चालू करेंगे, वैसे ही जो कॉइल है वो बेसिकली क्या बन जाएगी? मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट. और इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगी, यानी कि अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस जो ये कॉइल पास में रखी हुई है बी कॉइल, ऑब्वियसली इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी. और अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड अगर यहाँ चेंज कर रहा है, उस सिचुएशन में करंट इंड्यूस्ड होगा. फराडे के अकॉर्डिंग नहीं होगा. तो बस वही यहाँ पे करंट इंड्यूस्ड हो गया. अब जैसे ही हमने इसको चालू किया, उसके बाद में क्या होगा? एकदम से करंट फ्लो करेगा और फिर थोड़ी देर में करंट हो जाएगा स्टेडी, मतलब फिक्स. और जैसे ही करंट फिक्स हुआ, वैसे ही यहाँ पे करंट, मतलब अब मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो गया. क्योंकि करंट फिक्स तो मैग्नेटिक फील्ड फिक्स. और अगर मैग्नेटिक फील्ड फिक्स हो जाएगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे करंट अब फ्लो करना बंद करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में कोई चेंजेस आ ही नहीं रहा. और क्योंकि यहाँ करंट कब प्रोड्यूस होता है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंज आए. या अब आना ही बंद हो गया करंट मैग्नेटिक फील्ड में चेंज, तो इसका मतलब करंट भी हमारा बंद हो जाएगा. अब दूसरी सिचुएशन, जैसे ही हमने अगर करंट ऑफ किया इस कॉइल में, कॉइल ए में करंट ऑफ किया, तो फिर अब अपोजिट डायरेक्शन में हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर देगा. अभी जो डायरेक्शन था उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अब करंट फ्लो करेगा. मतलब कुल मिला के बात ऐसे है, जब जब इसमें कॉइल ए में करंट चेंज करेगा, तब तब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाएंगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती रहेंगी, तब इसमें करंट इंड्यूस्ड होता रहेगा कॉइल बी के अंदर. क्लियर एवरीवन? आई होप कि आप समझ पाए होंगे. कॉइल ए में अगर करंट में चेंजेस आ रहे हैं तो कॉइल बी में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहुंचेंगी, जिसकी वजह से इसमें करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा. दिस इज द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड. बहुत सिंपल है. आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
आपने उसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम करने वाले हैं और छोटे छोटे से टॉपिक्स। तो सबसे पहले एक चीज़ हमें समझनी है कि जो हमारी वायरिंग होती है, वायरिंग के अंदर 3 टाइप्स के वायर्स होते हैं। तो पहला हमारा होता है लाइव वायर, दूसरा होता है न्यूट्रल और तीसरा होता है अर्थिंग। ठीक है, अर्थिंग हर कहीं आपको अर्थिंग वाला वायर नहीं मिलेगा। बेसिकली लाइव और न्यूट्रल 2 वायर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं कुछ और चीजें जो हमें समझनी है। अर्थिंग की बात करते हैं। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग की बेसिकली आपने देखा होगा, जैसे कूलर चलता है या प्रेस है या मतलब आयरन, वही प्रेस जिस पे कपड़े पे करते हैं, और भी चीजें हैं। तो बेसिकली उनमें क्या होता है, कभी कभी एकदम से करंट लगता है, आपने उसको टच किया और एकदम से आपको झंझनाहट लगता है। मेरे साथ तो काफी टाइम्स हुआ है, आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, मेरे साथ भी कई बार हुआ है, तो आपके साथ भी ऑब्वियसली हुआ होगा। अक्सर ऐसे इलेक्ट्रिक शॉक लगते रहते हैं, छोटे छोटे से कूलर में से एकदम करंट आना, या फिर आपका कोई भी जैसे ओवन है या कुछ भी है तो उसमें से, फ्रिज में से करंट आना। तो ये जो है ना, तो बेसिकली हल्का सा जो करंट लगता है तो बेसिकली वो अर्थिंग होती है। उससे क्या होता है, जैसे ही वो आपकी बॉडी पर टच होती है और वो डायरेक्टली आपकी बॉडी से अर्थ में ट्रांसफर हो जाता है। ये बेसिकली काम होता है। तो आपने अगर ध्यान दिया हो तो उनमें एक वायर एक्स्ट्रा लगा होता है, ग्रीन कलर का एक वायर लगा होता है। रेड हो गया लाइव, ब्लैक हो गया न्यूट्रल, और एक ग्रीन कलर का वायर लगा होता है जो अर्थ वायर होता है। बेसिकली उसका काम क्या है, जो इलेक्ट्रिक जो इस तरीके की जो अर्थिंग आ रही होती है वो उसका सीधा सीधा वो ट्रांसफर कर देता है, आपको नहीं लगना देता। वो जो ग्रीन वाला वायर है वो बेसिकली जो मेटल बॉडी है या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसकी बॉडी से टच करके सीधा उसको अलग कर दिया जाता है, जिससे कि अगर करंट इनकेस अर्थिंग आए तो वो सीधी ट्रांसफर हो जाए। ठीक है, तो कुल मिला के बात ऐसे, इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए हम किसी भी अप्लायंस को अर्थ करते हैं। ठीक है, अर्थिंग देते हैं। टू अवॉइड द रिस्क ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक द मेटल बॉडी ऑफ एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज अर्थ। मतलब किसी भी जो भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसमें से अर्थिंग ना आए, उसके लिए उसमें अर्थ का वायर लगाया जाता है, जिससे कि हमें करंट ना लगे, इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज पे। इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? तो बेसिकली ये सेफ्टी डिवाइस होता है, सर्किट्स में हम लगाते हैं अपने घरों में, आपने देखा होगा, आपने इन्वर्टर्स में भी देखा होगा, पीछे लगा होता है। तो बेसिकली ये फ्यूज जो होता है बेसिकली छोटा सा होता है, उसमें एक पतला सा वायर पड़ा होता है। तो वो वायर क्या होता है, जैसे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी हाई आती है, वोल्टेज हाई आते हैं, तो जो अंदर वायर है वो मेल्ट कर जाता है। तो मेल्ट कर गया यानी कि सर्किट ब्रेक हो गया। और सर्किट ब्रेक का मतलब फिर पूरे जो आपके घर में अप्लायंसेज हैं या जो भी चीजें हैं वो सब सेव रहती हैं, सिर्फ वो फ्यूज जाता है। तो फ्यूज सस्ता सा आता है, उसको फिर से लगा दो, फिर से लाइट आ जाती है। तो बेसिकली फ्यूज का काम क्या है? फ्यूज का काम है सेफ, इट इज अ बेसिकली सेफ्टी डिवाइस। तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है और बेसिकली इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक कर देता है। जैसे ही वो वायर पतला सा होता है वो मेल्ट हो जाता है, वैसे ही सर्किट ब्रेक। तो जैसे ही ये काम होता है वैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाती है, तो फिर वो रिस्क खत्म हो जाता है। इसलिए हमें फ्यूज का यूज करना चाहिए। अगर वोल्टेज हाई गए तो फ्यूज का वायर जो होगा वो मेल्ट होते ही ब्रेक, सर्किट ब्रेक। और सर्किट ब्रेक का मतलब है कि उसमें से जो करंट फ्लो कर रहा था अब नहीं करेगा, तो मतलब हमारी सारी अप्लायंसेस सेफ हो जाएंगी। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम समझते हैं। फ्यूज इज बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बेसिकली हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ही ऊपर बेस्ड होता है। जैसे अगर, क्योंकि करंट के हीटिंग इफेक्ट भी होता है, जैसे हीटर, तो हीटर इलेक्ट्रिक हीट प्रोड्यूस करता है जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। इलेक्ट्रिक आयरन उसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास करे तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। तो यही हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो बेसिकली सिमिलरली फ्यूज के अंदर क्या है, जैसे ही करंट पास करता है, ज्यादा अमाउंट का करंट आया, वो वायर उसके अंदर मेल्ट हो जाता है। वायर मेल्ट का होने का मतलब सर्किट ब्रेक। तो ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। सिंबल ऑफ फ्यूज, तो आप देख सकते हैं ये सिंबल ऑफ फ्यूज है। ये जो फ्यूज का सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है, हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि जो फ्यूज है वो हमेशा हम किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में हमेशा कनेक्ट किया जाता है, और हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट किया जाता है। इन दोनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सीरीज में कनेक्ट करते हैं और लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, न्यूट्रल में नहीं करते, लाइव वायर में करते हैं, वो भी सीरीज में। ठीक है, आजकल अगर हम बात करें तो फ्यूज की अगर हम बात करते हैं तो आजकल हम फ्यूज की जगह पे एक और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी आ गई है, एमसीबीज। ठीक है, तो नाउअडेज हम लोग एमसीबीज यूज करते हैं। एमसीबी जो आपके घरों में आपने देखा होगा, एमसीबी बॉक्स होगा तो उसमें एमसीबीज लगी होती हैं, तो एमसीबी यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ फ्यूज। फ्यूज की जगह पे आजकल हम एमसीबीज भी यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूं कि हमें इलेक्ट्रिक फ्यूज की जरूरत क्यों पड़ती है। तो उसके पीछे 2 रीजन है। कौन से हैं? एक है शॉर्ट सर्किटिंग और एक है ओवरलोडिंग। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किटिंग अगर कभी भी हमारे घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में हो जाती है,
तब भी फ्यूज मेल्ट कर जाता है, या इलेक्ट्रिसिटी हाई आ जाए, वोल्टेज हाई आ जाए, तब भी फ्यूज मेल्ट कर जाता है, या फिर ओवरलोडिंग हो जाए। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। शॉर्ट सर्किटिंग मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर कैसे भी करके ज्यादा करंट आने की वजह से किसी भी रीजन से लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच हो गए। अगर वो आपस में टच हो जाते हैं तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाएगी, और शॉर्ट सर्किटिंग से आग लग सकती है आपके घर में। तो इसलिए हमें फ्यूज का यूज करना जरूरी है। अगर इनकेस लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच होते हैं तो फ्यूज हमारा ब्रेक हो जाएगा, तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी। दूसरा ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग आपने देखा होगा, बेसिकली हम लोग इंडियंस हैं तो जुगाड़ बहुत करते हैं। जैसे आपके यहाँ टीवी है और स्पीकर वगैरह है, तो आपने क्या किया, एक स्विच लगाया 5 पिन वाला सॉकेट, उसके अंदर हमने क्या किया, मोबाइल चार्जिंग के लिए लगा दिया, टीवी का भी लगा दिया, और उसमें बूफर का भी लगा दिया, और भी बहुत सारे उसमें प्लग्स लगा दिए एक ही में। तो ये होता है ओवरलोडिंग, क्योंकि उसी अप्लायंस से एक ही पॉइंट से, एक ही सॉकेट से बहुत सारा करंट खिंच रहा है वहां से, तो वो हो गया ओवरलोडिंग। ठीक है, तो उसको ओवरलोडिंग बोलते हैं। तो इन दोनों चीजों से बेसिकली रिस्क होता है इलेक्ट्रिक, मतलब कहीं पे भी शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है या फिर आग लग सकती है, तो बेसिकली हम उसके लिए भी फ्यूज यूज करते हैं। अब आ जाते हैं हम दो लास्ट टॉपिक्स बचे हुए छोटे छोटे से। हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हजार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक शॉक अगर आपको लग जाता है तो आपकी हालत भी खराब हो सकती है, इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इसलिए इस चीज का हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक शॉक से, इलेक्ट्रिक अगर सर्किट से शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है तो उस कंडीशन में घर में आग भी लग सकती है। फैक्ट्रीज वगैरह में आपने न्यूज पे देखा होगा, अक्सर आग लगती है। क्यों लगती है, कि शॉर्ट सर्किटिंग हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के नुकसान भी कई सारे हैं। तो प्रिकॉशंस हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी यूज करते टाइम पे। तो बेसिकली एक चीज ध्यान रखो कि जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी, जैसे मान लेते हैं कोई वायर अगर हम लगा रहे हैं, तो उनको हमेशा ध्यान रखो कि हम प्रोटेक्शन दें किसी भी इंसुलेटेड आइटम से। जैसे प्लास्टिक ग्लव्स हाथ में पहन लो, या फिर बेसिकली प्लास आता है तो प्लास पे आपने देखा होगा पीछे प्लास्टिक लगी होती है, या फिर वुड का कोई भी चीज हो, है ना, या फिर पॉलिथीन की हो, तो जिससे कि वो आपको प्रोटेक्ट करे, आपको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ठीक है, बैट हैंड यानी कि गीले हाथों से कभी भी आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस को मत टच कीजिए, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। क्लियर एवरीवन। और बाकी के आपको भी पता है कि बेसिकली हमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत भयंकर तरीके से लगता है, उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। सो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ आया होगा। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके नोट्स बनाने में हेल्प करेगा। अब मैं आपसे बात करता हूं। बेसिकली ये आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, आज लास्ट लेक्चर था। यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट खत्म हो चुका है। लेक्चर 1 से लेके लेक्चर 8 तक टोटल 8 लेक्चर्स हैं, तो आप उनको देखिए। और जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप शुरू से पूरा चैप्टर पढ़िए। और हमारे चैनल को आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जो लोग हमारे ऑलरेडी हमें देखते हैं तो अपने चैनल को जो देखते हैं वो बेसिकली लाइक करें। अपने कमेंट्स जरूर मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो इस लॉकडाउन के पीरियड में वो बच्चे पढ़ सकें। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छे तरीके से समझ आ रहा होगा। सो खूब फैलाएं, खूब शेयर करें इस वीडियो को। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच।